हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 25 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारी टॉप न्यूज़ है वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित। अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स किए गए थे, कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे। उसके साथ साथ इसमें ना कई वीआईपी गेस्ट 8,000 वीआईपी गेस्ट इसमें शामिल हुए थे। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशरी को, लॉ एंड ऑर्डर की डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए थैंक्स बोला गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये पूरा इससे संबंधित था, ठीक है, टॉप न्यूज़ में। उसके बाद देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल होगा वो एफएमआर के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनंत सूत्र के बारे में। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कुचिपुड़ी जो नृत्य हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हेवनिश्योर एक डिसीज है उसको डिस्कस करेंगे। बाद में साइड्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम की दृष्टि से भी। ये लास्ट जो आर्टिकल है ये काफ़ी मस्त आर्टिकल है, आप पढ़ोगे, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये कुचिपुड़ी वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये कुचिपुड़ी वाला है, ये आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो सारे आर्टिकल अच्छे ही हैं। अब डिस्कस करने से पहले देख लो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना इस लेक्चर की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थिंकर आईएएस से आप सर्च कर सकते हो, थिंकर आईएएस, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में। फ्री मूवमेंट रेजिम एफएमआर न्यूज़ में क्यों है एफएमआर, फ्री मूवमेंट रेजिम एफएमआर न्यूज़ में क्यों। अभी क्या हुआ है, होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय द्वारा जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है ना, ये भारत का बॉर्डर है, ये म्यांमार का बॉर्डर है। तो यहाँ पे क्या अभी ओपन बॉर्डर है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में 4 राज्य है, भारत के 4 राज्य है, वो म्यांमार से सीमा लगा बॉर्डर लगता है। भारत के यहाँ पे 4 राज्य है, उनकी बाउंड्री लगती है म्यांमार से। टोटल बाउंड्री है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री है। ये म्यांमार से सीमा लगाती है, म्यांमार से बॉर्डर लगता है इसका, ठीक है। अभी होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जो भारत और म्यांमार के बीच का बॉर्डर है ना, वहाँ पर फेंसिंग की जाएगी, वहाँ पर बाड़ बनाई जाएगी, फेंसिंग की जाएगी यानी बाड़ बनाई जाएगी। ताकि अभी ओपन बॉर्डर है ना, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग हैं उनकी आवाज़ बढ़ गई है। तो इसे रोकने के लिए ये फेंसिंग की जाएगी, इसलिए न्यूज़ में। तो भारत और म्यांमार के बीच में टोटल बाउंड्री कितने राज्यों से मिलती है, भारत के 4 राज्य हैं। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है और इधर मिजोरम है। तो 4 राज्यों की सीमा है वो किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल बाउंड्री है भारत की 1643 किलोमीटर। टोटल 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है वो म्यांमार से लगती है। भारत की टोटल 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की टोटल बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं ये फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है। फ्री मूवमेंट रेजिम की बात करते ये है क्या, दरअसल ये है क्या, इसके बारे में आप पहले जान लो कि फ्री मूवमेंट रेजिम होता क्या है, ठीक है। फ्री मूवमेंट रेजिम की बात करें तो देखो क्या हुआ था कि भारत और म्यांमार की जो दोनों देशों की गवर्नमेंट है ना, दोनों देशों की गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजिम को बनाया गया था। मतलब क्या हुआ था, दोनों देशों ने सहमति दर्शाई कि हम सहमत होते हैं कि देखो पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं। ब्रिटिशर का टाइम था, 1826 का टाइम था, उस दोनों ब्रिटिश का राज था भारत पर। तो इधर था इंडिया और इधर म्यांमार। अब ब्रिटिश ने यहाँ पर बाउंड्री बना दी कि इधर म्यांमार होगा, इधर इंडिया होगा। तो यहाँ जो लोकल पब्लिक थी ना वो तो अब वहीं पर है, उन्होंने तो बाउंड्री बनाई नहीं थी। अब इनको क्या दिक्कत आ गई, देखो आप देखोगे ना, एक एग्जाम्पल भी है कि नागालैंड में एक व्यक्ति का घर है, उसके घर के बीच में से इधर उसका घर आता है म्यांमार में और इधर आ जाता है इंडिया में। तो घर के बीच में से बाउंड्री ले जाई गई है। तो ऐसी दिक्कतें आ गई। तो इंडिया और 2018 में इंडियन गवर्नमेंट और म्यांमार गवर्नमेंट की सहमति से क्या किया गया कि ये जो बाउंड्री है ना इसको ओपन कर दिया गया। तो 16 किलोमीटर जो है ना व्यक्ति है, मतलब म्यांमार का कोई आदमी है, ठीक है, वो 16 किलोमीटर तक इंडिया में आ सकता है और इंडिया का कोई व्यक्ति है वो 16 किलोमीटर तक म्यांमार जा सकता है। तो ये फ्री मूवमेंट कर दिया था। फ्री मूवमेंट क्यों किया कि ये जो आप यहाँ पे लोग जो लोग रहते थे उन्होंने तो बाउंड्री करी नहीं थी। बाउंड्री तो गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, वो ब्रिटिशर द्वारा की गई थी, वो भी स्पष्ट बाउंड्री तो थी नहीं। तो 16 किलोमीटर तक अलाउ कर दिया गया, 16 किलोमीटर है वो आ सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया।
उसके बाद में ये अलाउ कर दिया गया, अब बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? तो बेनिफिट की बात करें तो ये भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। भारत चाहता है कि जो आसियान कंट्री है ना वहाँ पे जाए और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, उनके साथ में अपने जो रिलेशन है उसे सुधार करे, रिलेशन में सुधार करे। तो ये भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। म्यांमार है वो आसियान का पार्ट है, और भारत में अगर आसियान में जाना है तो म्यांमार से होता हुआ रास्ता जाएगा। साथ ही साथ में इसमें जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी बढ़ेंगे। म्यांमार के लोग हैं और जो भारत के इन राज्यों के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो आपस में बहुत ही कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में आपस में पीपल टू पीपल टाइज है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, पीपल टू पीपल टाइज में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, लोकल टाइज बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेंगी, ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। ट्रेड कैसे बढ़ेगा? अब ये लोग आपस में आसपास में रहते हैं तो अगर आवाजाही फ्री होगी, अच्छे से आवाजाही होगी तो इससे ट्रेड तो इंप्रूव होगा ही होगा। साथ में म्यांमार के साथ में भारत के रिलेशन है ना उसमें भी इंप्रूवमेंट देखिए। अभी देखा होगा आपने, चाइना है वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशन इंप्रूव करता जा रहा है, जो भारत के लिए थ्रेट है। तो इससे क्या होता था कि भारत के जो म्यांमार के साथ में रिश्ते हैं ना वो भी मजबूत होंगे। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ये सब तो बेनिफिट थे तो ये तो अच्छी चीज़ थी, पर अब भी फेंसिंग क्यों की जा रही है? आवाजाही को क्यों रोका जा रहा है? ये कहता हूँ कि देखो ये पूरा एरिया है ना, आप इस एरिया को देखोगे ना भारत के नॉर्थ ईस्ट के और म्यांमार के लिए, तो ये पूरा जंगल है यहाँ पर। ठीक है, अब जंगल है तो यहाँ पे क्या मॉनिटरिंग करना कठिन हो जाता है, मॉनिटरिंग नहीं कर पाती प्रॉपरली। ठीक है, ओपन बॉर्डर मॉनिटरिंग कर नहीं पाते, तो दिक्कत आ रही थी भारत को। आवाजाही बढ़ गई थी, सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बढ़ गई थी और मॉनिटरिंग करना कठिन हो गया था। बिकॉज कि यहाँ पाकिस्तान है वो भी अपने एजेंट भेज सकते हैं, तो चाइनीज भेज सकते हैं, तो ये तो सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे, आवाजाही कठिन हो गई, मॉनिटरिंग करना टफ हो गया था। तो इस वजह से होम मिनिस्ट्री जी ने अभी डिसीजन लिया, होम मिनिस्टर द्वारा डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे बाउंड्री बनाना चाहिए ताकि एक प्रकार से मॉनिटर किया जा सके। हाँ, आवाजाही तो ना रोकी जाए लेकिन एक मॉनिटर किया जा सके कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। तो इसलिए ये मॉनिटरिंग की गई थी। ठीक है, अब ये देख लो फ्री मॉनिटरिंग के बारे में। भारत म्यांमार के बीच में सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था शुरू की गई। एफएमआर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय जी ने संकेत दिया है कि भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही की है ना व्यवस्था, उससे वहाँ पर बाड़ बनाई जाएगी, फेंसिंग की जाएगी। अब भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री है। ये भारत के देख लो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की बाउंड्री लगती है। ये देख लो यहाँ पे नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है। 4 राज्यों से बाउंड्री लगती है। ये याद रखना, म्यांमार से भारत के 4 राज्यों से म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है। म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है? तो म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है। अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है। टोटल बाउंड्री कितनी है? 1643 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री है। ये ओपन बाउंड्री, यहाँ से आना जाना हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर वो बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे निगरानी करना कठिन था। 6 किलोमीटर तक जो मणिपुर का हिस्सा है यहाँ पे फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, अभी ये मुक्त आवाजाही व्यवस्था क्या थी? तो मुक्त आवाजाही व्यवस्था हमने अभी देखा था कि दोनों देशों ने सहमति से की थी, एग्री की दोनों देश कि बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक ये जो जनजातियाँ हैं वो एक दूसरे के देश में आ सकती है। 16 किलोमीटर तक एक देश से दूसरे देश, यहाँ भारत के लोग म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा के। ठीक है, और एफएमआर क्या था, लाभ क्या होंगे? लाभ तो वो पहले तो अंग्रेजों वाला देख लो, 1826 में अंग्रेजों ने ये बाउंड्री क्रिएट कर दी गई थी। अब क्या होगा, लाभ इससे बहुत ज़्यादा होंगे, आर्थिक संबंध है वो बेहतर होंगे। ठीक है, आर्थिक संबंध बेहतर होंगे, पारस्परिक संबंध बढ़ेंगे। साथ ही साथ में ये देखो एग्जाम्पल देखे ना हमने, वो उद्देश्य है कि स्थानीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आजीविका को बनाए रखने के लिए आदान प्रदान महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अनंत सूत्र के बारे में। अनंत सूत्र के बारे में न्यूज़ में क्यों आया अभी अनंत सूत्र? अनंत सूत्र न्यूज़ में इसलिए आया है, अनंत सूत्र है वो न्यूज़ में इसीलिए आया है कि अभी कल्चरल मिनिस्ट्री, हमारी जो सांस्कृतिक मिनिस्ट्री है ना, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर एक डिसीजन लेने की घोषणा की है कि इन्होंने ये कहा है कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है ना वहाँ पर अनंत सूत्र, द एंडलेस थ्रेड यानी कपड़ा जो सिस्टम होता है उसकी स्थापना की जाएगी। क्यों न्यूज़ में? दरअसल न्यूज़ में इसीलिए है कि अनंत सूत्र में क्या होगा कि देखो अनंत सूत्र में क्या होगा, ये अनंत सूत्र इसमें क्या होगा, कपड़ा होता है टेक्सटाइल, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए मेन में मुख्य रूप से साड़ी को, ठीक है, अनंत सूत्र में मुख्य रूप से साड़ी को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा? कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। अब कल्चरल मिनिस्ट्री उद्घाटन करेगी। इसमें क्या होगा, साड़ी होती है ना, साड़ियों की अलग अलग हाट लगाई जाएगी, साथ में QR कोड लगाई जाएंगी,
आप इस QR को स्कैन करो, आपको साड़ी कैसे बनती है, साड़ी के ऊपर कैसे डिज़ाइन की जाती, सब कुछ दिखाया जाएगा। तो ये एक अनंत सूत्र है, उसमें इस प्रकार का सिस्टम किया गया है कि सारी साड़ी देश में अलग, भारत में साड़ियों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो देश की सारी साड़ियाँ हैं वो यहाँ पे लगाई जाएगी। इसको प्रमोट करने का काम किया जाएगा। क्या क्या काम किया जाएगा? इसे प्रमोट करने का काम ये किया जाएगा। तो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो कर्तव्य पथ पर, देखो अनंत सूत्र द एंडलेस ट्रूथ थ्रेड की बात कर रहे हैं, तो थ्रेड की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्थापना की जाएगी। अनंत सूत्र की बात करें तो अनंत सूत्र में साड़ी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इंडिया में साड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो साड़ी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। एक प्रकार की बहुत सारी साड़ियाँ रखी जाएगी, उसे प्रदर्शित किया जाएगा। 1900 साड़ियों को प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत सारी अलग अलग रीजन की जो साड़ियाँ ना, जिनके जो इम्पोर्टेंट फीचर है, तो 1900 साड़ियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। QR कोड के माध्यम से स्कैन करके बताया जाएगा कि आप साड़ी के बारे में जान सकते हो, साड़ी कैसे बन सकती है, इन सब के बारे में जान सकते हो। ठीक है, अब साड़ी के ओरिजिन की बात करें, साड़ी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो साड़ी की ओरिजिन है ना आज से नहीं है। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब से साड़ी की उत्पत्ति है। 2800 BC से 1800 BC के बीच में साड़ी की उत्पत्ति थी। 2800 से 1800 BC के बीच में साड़ी की उत्पत्ति थी। साड़ी जो शब्द है ना, साड़ी वर्ड से, वो कहाँ से आया? साड़ी वर्ड सात्विक से आया। कहाँ से आया? साड़ी वर्ड सात्विक से आया। सात्विक एक वर्ड है जिसको हिंदू माइथोलॉजी में और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है, हिंदू टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें इनका वर्णन हुआ। तो साड़ी जो वर्ड है वो सात्विका से आया। सात्विका एक वर्ड है, वहाँ से आया है, और इसका मतलब होता है वुमेन पोशाक। जो महिलाओं की पोशाक होती है ना, उससे महिलाओं का सूट होते हैं, महिलाओं के पोशाक होते हैं, उसमें इनका वर्णन है। तो साड़ी शब्द है वो सात्विका से आया है, जो वुमन पोशाक के संबंधित है, और हिंदू टेक्स्ट में इसका वर्णन दिया गया है साड़ी से संबंधित। ठीक है, साड़ियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि मतलब पूरी साड़ी एक नहीं होती कि हाँ ओनली साड़ी बोल दिया, नहीं, इसमें अलग अलग पार्ट हो, जैसे अंतरिया होते हैं। अंतरिया क्या? लोअर गारमेंट्स होते हैं, नीचे पहने जाते हैं। ठीक है, निचला जो परिधानों से उसे अंतरिया कहा जाता है। फिर उत्तरिया, उत्तरिया यानी कंधे पर, जैसे ये नीचे पैरों में पहने जाते हैं धोती की तरह, ये होता है अंतरिया। ठीक है, ये अंतरिया होता है। उसके ऊपर ऐसे करके ऊपर डाला जाता है, किसकी तरह? कंधे पर, दुपट्टे की तरह, तो वो होता है उत्तरिया। अंतरिया नीचे पहना जाता है, उत्तरिया को पहना जाता है दुपट्टे की तरह या घूंघट की तरह। फिर होता है स्तन पट्टा, ये ब्लाउज की तरह पहना जाता है। स्तन पट्टा है ना, ये ब्लाउज की तरह पहना जाता है। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से साड़ी कहा जाता है। अंतरिया, उत्तरिया और स्तन पट्टा। अंतरिया सबसे नीचे वाला, अंतरिया है नीचे वाला, उत्तरिया कंधे पर दुपट्टे के रूप में, और स्तन पट्टा है ये ब्लाउज के रूप में इसे पहना जाता है। तो तीनों को सामूहिक रूप से साड़ी कहा जाता है। तो ये पूरा था अनंत सूत्र। अनंत सूत्र सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर साड़ी जो है अनंत सूत्र, उसको द एंडलेस थ्रेड का स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। अब अनंत सूत्र में क्या होगा, इसमें जो साड़ी है ना उसको श्रद्धांजलि, उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इंडिया के अलग अलग रीजन है, यहाँ पर साड़ियों के अलग अलग नाम है, अलग नाम से जाने जाते हैं। एक बार आप देख सकते हैं इसको। तो अनंत सूत्र में साड़ियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है, देश के कोने कोने से 1900 साड़ियाँ उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक QR कोड लगाया जाएगा, और QR कोड के माध्यम से स्कैन करके बताया जाएगा कि इस साड़ियों को कैसे बनाई जाती है, कैसे ये सब डिज़ाइन की जाती है, उन सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब उत्पत्ति की हमने देख लिया था। उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से हुई है, और साड़ी जो चलन है वो 2800 से 1800 के बीच में BC है ना, वहाँ पे भारत में चलन थी। साड़ी शब्द की उत्पत्ति सात्विका से हुई है, जिसका हिंदू जो टेक्स्ट है उनमें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इनमें वर्णन मिला है। ये 3 टुकड़े होते हैं। इनमें पहला होता है अंतरिया, जो नीचे वाला पार्ट होता है, पैरों पर पहना जाता है। उसके बाद में उत्तरिया होता है, जो कंधे पर पहना जाता है। उसके बाद में होता है ये स्तन पट्टा, ये ब्लाउज के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, समय साथ में साड़ी में विलीन हो गई, अब ये साड़ी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कच्चीपुड़ी के बारे में। कच्चीपुड़ी के बारे में न्यूज़ क्यों है? ये पांडेला लक्ष्मी जी है ना, देखो पांडेल्या लक्ष्मी प्रिया जी है, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पांडेल्या लक्ष्मी प्रिया जी है, ये क्या है? कच्चीपुड़ी डांसर है। इनको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कच्चीपुड़ी एक नर्तिका है, पांडेल्या लक्ष्मी प्रिया जी, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसीलिए ये न्यूज़ में। कच्चीपुड़ी की बात करें ना, तो कच्चीपुड़ी सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो कच्चीपुड़ी की जो उत्पत्ति है वो 7वीं सेंचुरी में भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी। कच्चीपुड़ी की जो उत्पत्ति है 7वीं शताब्दी में, कच्चीपुड़ी की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान, 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चल रहा था। जो भक्ति आंदोलन चला उस दौरान कच्चीपुड़ी एक प्रकार का डांस है, कच्चीपुड़ी एक प्रकार का डांस है, उसकी उत्पत्ति 7वीं सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन के साथ हुई थी।
कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 7वीं सेंचुरी में भक्ति आंदोलन के दौरान। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस परफॉर्म है? वो आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी जिसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी, कुचिपुड़ी जिसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई है। फिर इसका जो वर्तमान फॉर्म है ना, वर्तमान जो फॉर्म है, वर्तमान शैली है, इसकी उत्पत्ति हुई थी 17वीं शताब्दी में। पहले तो 7वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। बट जो वर्तमान फॉर्म है इसकी उत्पत्ति हुई है 17वीं शताब्दी। वर्तमान जो फॉर्म है अभी कुचिपुड़ी का जो डांस होता है, इसकी उत्पत्ति हुई है 17वीं शताब्दी में। ये वैष्णव कवि थे सिद्धराज जी, इनके द्वारा की गई थी। वैष्णव कवि थे एक सिद्धराज जी, इनके द्वारा इनकी वर्तमान शैली की उत्पत्ति की गई थी। तो कुचिपुड़ी के बारे में क्या देखना है? एक तो कुचिपुड़ी सबसे पहले कब हुआ था? 7वीं सदी में, ठीक है। क्यों न्यूज़ में? ये प्रिया जी, इनको अवार्ड दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड किसके द्वारा दिएगा? राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान फॉर्म 17वीं शताब्दी में। कहाँ है ये आंध्र प्रदेश में सिद्धराज जी है, सिद्धराज जी, इन्होंने 17वीं शताब्दी में इनकी वर्तमान फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ये कुचिपुड़ी के बारे में अभी तक हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट इसकी विकास है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसका पता कहाँ से चलता है? यक्षगान में है ना, इनके डेवलपमेंट का पता चलता है। यक्षगान में इनके डेवलपमेंट का पता चला, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ कुचिपुड़ी नृत्य का, तो यक्षगान में पता चलता है। फीचर क्या क्या होते हैं? देखो, फीचर के बारे में देख लेने से पहले हम इनके बारे में कुछ होते हैं। ऐसे डांस परफॉर्म होते हैं। न्यूज़ में था पंडित लक्ष्मी प्रिया जी भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 7वीं शताब्दी में उत्पत्ति हुई थी भक्ति आंदोलन के दौरान। 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी शैली में वर्तमान, ये वैष्णव कवि थे सिद्धराज योगी, इन्होंने 17वीं शताब्दी में इनकी वर्तमान शैली की घोषणा की थी, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था वर्तमान शैली को। अब इसके विकास का यक्षगान में इनके विकास का पता चलेगा। विशेषता क्या होगी? देखो, विशेषता उसमें तेज फुटवर्क होगी, अलग तेजी से ऐसे डांस किया जाएगा तो तेज फुटवर्क होगा इसमें। साथ ही साथ में जो नाटक की अभिव्यक्ति होती है, नाटक की मतलब जैसे नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति करना, डांस से बताना कि ये व्यक्ति, जैसे कि किसी के बारे में बताना है तो ऐसे डांस से, हाथों में से, पैरों में से ऐसे क्रिया करके बताया जाएगा ये करना क्या चाह रहा है, तो डांस के माध्यम से बताया जाएगा। तो नाटक की अभिव्यक्ति की जाएगी। कहानी को बताया जाएगा, कोई भी कहानी बतानी होगी कि यहाँ पे क्या घटना घटी थी, तो डांस के माध्यम से तेज फुटवर्क होगा, नाटक की अभिव्यक्ति होगी, कहानी के माध्यम से बताया जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में इसमें कहानी में क्या, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों, मेल करता है तांडव और स्त्री करती है लास्य, तो मेल फीमेल है वो साथ में जोड़े होकर डांस करते हैं। मर्दाना यानी कि तांडव होता है, स्त्री होती है वो लास्य करती है। इसमें नाचना होता है, पीतल की थाली पर, पीतल की थाली नीचे रखी होगी, फिर हम अभी फोटो देखेंगे हम, और उसके ऊपर डांस करना होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, नृत्य होता है, अभिनय होता है और कौशल होता है, संगीत होती है, पांडिलिपियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें मेकअप लगाया जाता है, तो लकड़ी के आभूषण बने होते हैं। ये फीचर सारे याद रखना। मर्दाना स्त्री दोनों डांस करते हैं। ये पीतल की थाली पे नाचा जाता है, इसमें अभिनय होता है, संगीत इसमें बजते हैं, मेकअप भी किया जाता है, आभूषण जो लकड़ी के आभूषण पहने जाते हैं, ठीक है। तरंगम में संपादन होता है, जो पीतल की थाली पर खड़े होकर डांस करते हैं, ठीक है। और ये संगीत यंत्र कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से संगीत में देख लो। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा वगैरह है ना, तंबूरा वगैरह, ये देख लो, मृदम है, झांझ है, वीणा, बांसुरी, तंबूरा, ये सारे क्या है, ये संगीत वाद्य यंत्र है, तो इनको भी देख लो आप। उसके बाद में स्टाइल, ये देख लो, स्टाइल के बारे में दे रखा है, कौन सी शैली में, शैलियों में व्यक्तियों की रचनात्मक शैलियाँ दिखा जाए। प्रारूप होते हैं, इसकी 3 श्रेणियाँ होती है। इसमें नृत्य होता है, शुद्ध नृत्य, फिर नृत्य होता है, नृत्य में क्या हाथों से इशारा होता है, 3 श्रेणियाँ होती है। देखो इसकी कितनी श्रेणियाँ होती है, 3 श्रेणियाँ होती है। कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ होती है? एक तो नृत्य होता है, फिर नृत्य होता है जिसमें हाथों से इशारा किया जाता है, फिर नाट्य होता है जिसमें नाटक किए जाते हैं। तो नृत्य, नाटक में ये नाट्य, देखो पहला होता है नृत्य होता है, इसमें डांस किया जाता है, फिर नृत्य होता है, इसमें हाथों से इशारा किया जाता है, फिर होता है नाट्य, इसमें क्या नाटक किए जाते हैं। पहले इसमें भगवान जो गणेश जी है ना, भगवान गणेश जी, इनकी आह्वान किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो आगे डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट की जाती है। गणेश जी का नाम लेके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, डांस परफॉर्म स्टार्ट की जाती है और धीरे धीरे आगे इसका पालन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो नट्टूवार होता है ना, नट्टूवार कौन होता है? नट्टूवार, इसमें एक नट्टूवार होते हैं, नट्टूवार होते हैं जो परफॉर्म को कंडक्ट करवाते हैं। नट्टूवार कौन होते हैं? सूत्रधार होते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है उसके सूत्रधार होते हैं, वो नट्टूवार होते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन संगीत कौन सा होता है? कर्नाटक संगीत का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कर्नाटक संगीत के में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज की जो कुचिपुड़ी है, जो आज की कुचिपुड़ी है ना, इसमें क्या सिंगल भी, सोलो भी होती है, युगल में भी होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो ये था ना ओरिजिनल फॉर्म में, वहाँ पर ओनली नृत्य होता था। आज तो सिंगल डांस भी होता है, जोड़े में भी डांस भी होता है, बट स्टार्टिंग फॉर्म में ओनली नाटक ही होता था, ठीक है।
कच्ची पूड़ी में अलग अलग शख्स होते हैं, जैसे अंगिका। अंगिका में क्या होता है, अंगिका यानी अंगों की बात हो रही है, अंगिका मतलब अंगों की, ऐसे अंगिका मतलब अंगों की बात, तो फिजिकली है, शारीरिक रूप से गतिविधि होती है अंगिका। ऐसे ऐसे आप समझ लो, अंगिका, अंगिका मत बात करते अंगों की बात करें तो इसमें फिजिकल परफॉर्म होता है। फिर वाचिका यानी वाचना, देखो पढ़ना होता है, तो इसमें गाने बजाने की बात होगी। अंगिका मतलब अंगों का प्रदर्शन होगा, वाचिका मतलब वाचन करना है ना, तो गाने बजाने की बात होगी। फिर आहार्य, आहार्य में क्या होता है, अलंकरण, जैसे आभूषण वगैरह पहने जाएंगे। तो अंगिका अंगों का प्रदर्शन, वाचिका गाना बजाना, आहार्य, आहार्य में होगा आभूषण पोशाक वगैरह का। सात्विक, सात्विक में ऐसी होगी जैसे कि कंपन और ऐसी ऐसी परफॉर्म किया जाएगा, अनैच्छिक गतिविधियाँ होगी। तो सात्विक में जैसे सांस टूट गई है, आंसू आना, इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। और इनमें जो पात्र होते हैं, जो भी इनमें जो परफॉर्म करते हैं, उनको जो पर्दे पे उतारना, इससे यवनिका पे उपयोग किया जाता है। यवनिका क्या होती है, यवनिका क्या होती है, ये इसमें जो पात्र शामिल होते हैं, जैसे कोई एक्टर वगैरह है, उनको पर्दे पे लाना होता है, तो इसे क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टर वगैरह होते हैं, उनको पात्र होते हैं, उसके पर्दे पे उतारना यवनिका कहा जाता है, यानी यवनिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखो डांस होता है, ये होता है मंडूक शब्द होता है। मंडूक का क्या मतलब होता है, ये इस प्रकार से डांस स्टोरी, हाथों का प्रयोग करके डांसों को दिखाया जाता है, किस प्रकार से क्या कर रही है। तो मंडूक में डांस दिखाया जाता है, किस प्रकार से डांस हो रहा है। फिर उसके बाद में ये तरंगमम में, तरंगमम में क्या होता है, ये कांसे की प्लेट है, इसके ऊपर डांस किया जाता है। ऊपर ये पानी का लोटा रखा होता है, हाथ में दीपक होता है, तो इस प्रकार से डांस किया जाता है तरंगमम में। उसके बाद में देख लो, ये नेक्स्ट है जल चित्र। जल चित्र ये है, इसके ऊपर कपड़ा पड़ा, इसके ऊपर डांस करेगी और इस प्रकार की पेंटिंग बनाई जाएगी। तो कपड़ों पर डांस किया जाता है और इस प्रकार की पेंटिंग, ये देखो कपड़ा पड़ा है ना, इस पर ये डांस कर रही है और बाद में ऐसी पेंटिंग बन जाएगी, तो इसे जल चित्र कहा जाता है, नृत्य। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हैवी श्योर, एक डिजीज़ है ये, उससे संबंधित है। क्या है, न्यूज़ में क्यों है, हैवी श्योर भारत का पहला जो है वो स्वदेशी विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। मतलब हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी अलग अलग प्रकार की होती है, बी की तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो ऐसे अलग अलग है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, हैवी श्योर एक डिजीज़ है, ठीक है। इसकी अभी भारत ने अपना पहला स्वदेशी विकसित किया है वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हैवी श्योर के लिए भारत ने अपना हेपेटाइटिस ए वैक्सीन डेवलप किया, वो कि इंडिजीनियस रूप से। तो अब इसलिए न्यूज़ में थी, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है IIL, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने स्वदेशी रूप से, इंडिजियस रूप से पहला हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवी श्योर लॉन्च किया है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए है कि हैदराबाद में स्थित IIL, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा IIL द्वारा भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होविश्योर को लॉन्च किया गया है। ये चीज़ याद रखना, होविश्योर, ठीक है। होविश्योर क्या है, होविश्योर है भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। किसने बनाया, IIL ने। किसने बनाया, IIL ने। क्या ये स्वदेशी है, हाँ ये पूरी तरह से स्वदेशी है। तो हैदराबाद स्थित IIL, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया गया, इसलिए न्यूज़ में। IIL की बात करें तो IIL एक नेशनल स्वामित्व वाली, मतलब इंडिया खुद की कंपनी है, और ये एक डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत आती है, ये आती है, ठीक है। हैविश्योर क्या है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एक होली डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आती है। और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें, तो इसे 1965 में बनाया गया था। एग्रीकल्चर जो होती है, फार्मर होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, जो किसान होते हैं, ग्रामीण लोगों की विकास करने के लिए डेयरी के साधन के रूप में इसे विकसित किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं हैविश्योर वैक्सीन के बारे में। हैविश्योर वैक्सीन की बात करें तो इससे है ना 12 मंथ से ऊपर के जो बच्चे होते हैं ना, वैसे तो ही बच्चों को दी जाती है, लेकिन जन्म से नहीं, 12 मंथ से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको दी जाती है। साथ ही इनको 2 डोज दिए जाते हैं। कितने डोज दिए जाते हैं, 2 डोज। पहला डोज दिया, उसके 6 मंथ बाद में एक डोज दिया, उसके 6 मंथ बाद में नेक्स्ट डोज दिया जाएगा। बच्चों को 2 डोज दिए जाते हैं। पहले डोज के 6 मंथ के बाद में दूसरा डोज दिया जाता है। किसको दिया जाता है, बच्चों की मिनिमम एज 12 मंथ होनी चाहिए, 12 मंथ से ऊपर के बच्चे हैं उनको ये दी जाती है। इसके साथ साथ वे लोग जिनको हेपेटाइटिस बीमारी है वो बहुत ही सीवियर है, हेपेटाइटिस बीमारी बहुत सीवियर है, यानी कि उनको जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन बच्चों को जो 12 मंथ प्लस के हो उनको
2 डोज दी जाती है और 6 महीने से ऊपर के उनको दी जाती है। ठीक है, दूसरी खुराक के बीच में गैप होना चाहिए, वो 6 महीने का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बड़े लोगों को दिया जाता है तो उनको खतरा बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसे बड़े लोगों को ऐसे दी जाती है जिनको खतरा बहुत ही ज़्यादा हो, ये उनको दिया जाता है। ठीक है, वैक्सीन का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या, इससे क्या जो हमारी आयात है इम्पोर्ट है, अभी इसके लिए हम इम्पोर्ट पर डिपेंड करते हैं। अभी जो हेपेटाइटिस है इसके लिए हम इम्पोर्ट पे डिपेंड है, हेपेटाइटिस को अभी इंपोर्ट करते हैं, तो इससे हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो स्वदेशी बन गया, इसलिए हमारा बेनिफिट है। ठीक है, अभी ये जो है वो लीवर को अभी क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले हम कैसे फैलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहले फैलता है, दूषित भोजन होता है ना, इन्फेक्टेड भोजन होता है ना देख लो, ये फैलता है कंटामिनेट जो फूड होता है, इन्फेक्टेड भोजन होता है उनसे फैलता है, दूषित भोजन से, पानी का सेवन करने से फैलता है। साथ ही साथ ये वायरल बीमारी कौन सी है, ये वायरस से फैलती है, मतलब ये वायरल बीमारी है, वायरस से फैलती है, मतलब वायरल बीमारी है। कोई संक्रामक व्यक्ति है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अगर टच में आ जाते हो तो फैलता है। अब टच में कैसे, एक तो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके नॉर्मल टच में आते से फैलती है क्या, मैं जैसे कोई मेरे को बीमारी है ये, तो क्या मेरे नॉर्मल टच में आने से फैलेगी, नहीं, नॉर्मल टच में आने से फैलेगी नहीं, ये नॉर्मल टच से नहीं फैलाती है, ये अगर आप किसी से शारीरिक संपर्क करते हो, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, ठीक है, तो ही फैल सकती है। अगर कोई बीमार है व्यक्ति, इन्फेक्टेड है, उसके साथ में सेक्सुअली कांटेक्ट करते हो तो ही फैलती, नॉर्मल टच में आने से ये बीमारी नहीं फैलती है। ठीक है, नॉर्मल टच में आने से ये बीमारी नहीं फैलती है, अगर सेक्सुअली टच हो गए, शारीरिक टच हो गए तो ही फैलती है, मौखिक टच हो गए, फेस टू फेस है, माउथ टू माउथ है, तो ये फैलेगी। ठीक है, एक प्रकार का वायरल डिजीज है, अत्यधिक संक्रमण, इसमें लीवर होता है, लीवर ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, इसमें लीवर होता है, यकृत होता है, लीवर इससे इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, संचरण कैसे होगा, संचरण दूषित भोजन से हो सकता है, पानी से हो सकता है, टच में आने से हो सकता है, नॉर्मल टच में नहीं होता है। अगर आप कंटेनमेंट वाटर पीते हो ना, दूषित पानी वगैरह पीते हो, ठीक है, उनसे भी हो सकता है। यहाँ से जो सीवेज जाता है ना, ठीक है, कंटेनमेंट सीवेज, उनसे भी हो सकता है, बट सीवेज से ज़्यादातर तो आप टच में आते हो, सेक्सुअल टच में तो ही होता है, बट कभी कभार क्या होता है, ये सीवेज होता है ना, कंटेनमेंट्स का सीवेज होता है, पानी वाला गटर वाला होता है, उनसे भी कभी कभार हो सकता है, रेयर चांस में, बट हो सकता है। ठीक है, अगर तो ऑप्शन आ जाए कि ओनली टच में आने से होता है तो ये गलत हो जाएगा, ओनली टच में आने से नहीं होता है, कभी कभार मौखिक से भी टच में आने से हो जाता है। ठीक है, ये देख लिया। अब ये कौन से भी देशों में होता है, इसका जो जोग्राफिकल क्या है, तो ये जो लो इनकम कंट्री है, मीडियम इनकम कंट्री है, वहाँ पर ही ज़्यादा होता है, लो इनकम कंट्री और मीडियम इनकम कंट्री है, वहाँ पर ही ज़्यादा होता है। कहाँ पे होता है, लो इनकम और मीडियम इनकम कंट्री है ना, तो इसका वहाँ पर भौगोलिक वितरण है। ठीक है, इसमें क्या क्या बीमारी है, सिम्टम क्या होता है, लक्षण, आपको बुखार आ सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, आपको टॉयलेट के होते हैं उसकी समस्या हो सकती है, आपको जॉन्डिस हो सकती है, तो ये सारे इसके लक्षण हैं, बुखार आना, पेट की परेशानी होना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, पीलिया हो जाना, जॉन्डिस हो जाना। रोकथाम कैसे कर सकते हो, स्वास्थ्य की देखभाल करना है, खाद्य सुरक्षा का देखभाल करना है, आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, तो इस सब से आप रोकथाम कर सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या कुछ पहल करी है, गवर्नमेंट ने एक तो ये हमारा प्रोग्राम है ना, यूआईपी प्रोग्राम के तहत इसे शामिल किया गया है, सार्वभौमिक टीकाकरण जो हमारा प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यूआईपी, उसमें भी इसे शामिल किया गया है। साथ ही साथ में नेशनल हेपेटाइटिस प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम है, उसे भी ख़त्म करने का टारगेट, हमारा टारगेट है कि नेशनल हेपेटाइटिस प्रोग्राम, इसमें 2030 तक हमें हेपेटाइटिस को ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो टारगेट है नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसका एम है कि हेपेटाइटिस बीमारी उसे 2030 तक हमें ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ में इसे हेपेटाइटिस बी है ना, हेपेटाइटिस बी को हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो साइट्स के बारे में। अब साइट्स है क्या, एक बार वो देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। साइट्स क्या है, सबसे पहले किसके अंतर्गत आता है, एक हमारा प्रोग्राम है नेशनल, देखो एक बार इसके बारे में देख लो, ये जो हमारा पास प्रोग्राम है ना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये हमारा प्रोग्राम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका एम क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, इस प्रोग्राम का मिशन है कि इंडिया को है ना ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है, क्लीन एनवायरनमेंट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जरूरी है, क्लीन एनवायरनमेंट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जरूरी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना और ग्लोबल हब बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए
ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। तो इस प्रोग्राम का एम क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका एम है कि ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव की मैन्युफैक्चर के लिए भारत को एक हब बनाना है, और इसी के तहत, इसी के अंतर्गत साइड प्रोग्राम को शुरू किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका एम भारत को हब बनाना है, और इसके अंतर्गत ही इसे स्टार्ट किया गया। किसे? साइट को इसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब इसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसे लागू कौन करेगा, इसे इंप्लीमेंट करेगा कौन करेगा? तो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एक मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो इसे इंप्लीमेंट करेगी। तो इंप्लीमेंट करेगी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो इसे इंप्लीमेंट करेगी, और इसी के अंतर्गत आता है साइट, जिससे हमें पढ़ रहे हैं ना साइट, वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया? साइट किसके अंतर्गत आता है, ये हमने देख लिया कि हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके अंतर्गत भारत को हब बनाना है, उसी के अंतर्गत इसे स्टार्ट किया। अब न्यूज़ में क्यों है? तो ये जो साइट्स प्रोग्राम है, इसके तहत 17,000 करोड़ का बजट है वो एलोकेट किया गया है, इसीलिए न्यूज़ में 17,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया, फंड एलोकेट किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ आया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट्स एक प्रोग्राम है, उसके तहत 17,000 रुपये एलोकेट किए गए, इसलिए न्यूज़ में आया। अब इसमें क्या होगा? इसका एम ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, जो इलेक्ट्रोलाइजर बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को सरकार हेल्प करेगी। जो हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर है, जो इलेक्ट्रोलाइजर बनाते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको इनिशिएटिव देने के लिए सरकार ने ये मिशन लेके आई। साइड्स मिशन किसके लिए लेके आई? साइड्स मिशन सरकार लेके आई है जो हाइड्रोजन के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है, हाइड्रोजन को घर में बनाते हैं। हमारे जो भारत में जो मैन्युफैक्चर है ना, उनके द्वारा हाइड्रोजन को बनाया जाता है। तो उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें इनिशिएटिव देने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के लिए ये प्रोग्राम लेके आई साइड्स। ठीक है, प्रोत्साहन देगी और भी सुविधा देने का ये काम करेगी। चीज़ें समझ में आ रही है आपको कि सुविधा देने के लिए काम करेगी। किसे सुविधा दी जाएगी? सुविधा दी जाएगी हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चर उनको दिया जाएगा। इसमें मोड बी है, मोड 2 भी है। इसमें क्या किया जाएगा? इनमें जो प्रभावी लागत है वो दी जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी, किस प्रकार से हाइड्रोजन बनाया जा सके। इसे इम्प्लीमेंट करने का हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था, उसे इम्प्लीमेंट कौन करता था? उसे न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री करती थी। बट इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे इम्प्लीमेंट करेगा केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, उसे द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में देख लिया था हमने कि इसे नेशनल ग्रीन रिन्यूएबल एंड मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। टारगेट क्या है? भारत को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में। तो ये पूरा डिसीजन इसके संबंधित था। ये देख लो, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रीन एंड हाइड्रोजन, ये साइट पूरा है, इसके जो सपोर्टिव है ये देख लो आप। तो आज की डिस्कशन में इतना था। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, बॉर्डर बिटवीन इंडिया म्यांमार, ठीक है, इतने किलोमीटर का है, कौन कौन से राज्य सीमा लगती है, ये आप देख लेना, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है आपको। उसके बाद में अनंत सूत्र के बारे में देखा रखा है, साड़ी है, साड़ी क्या क्या देख रखा है ये। उसके बाद कच्ची फूडी डांस से संबंधित है, फिर हेपेटाइटिस ए के बारे में, फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। 4 क्वेश्चन है, देख लेना। कल के लिए ग्रुप 77 चाइना पार्ट नहीं है, चाइना पार्ट है, नो चाइना नहीं है पार्ट, तो ये फॉल्स है। उसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है, तो ये भी फॉल्स है। और जेनेटिक, ये कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, तो ये एक्वेटिक एनिमल, जी हाँ ये ट्रू है। तो ये था, इसके बारे में क्वेश्चन था। फिर हमारा कल एक ये होमवर्क आप देख के आना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है, ये देख के आना। उसके बाद में एक और ये है खनिज विदेश लिमिटेड से संबंधित, ये देख लेना। और फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि किसकी ने अभी मून मिशन है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो यूएस ने किया, जी हाँ यूएस ने, चाइना ने भी किया, इंडिया ने किया, जापान ने किया। जापान ने आपका अभी स्लिम जो लैंडर है उसे लॉन्च किया है, तो इसके साथ जापान है वो 5वां देश बन गया है। जापान स्लिम को लॉन्च करने के साथ 5वां देश बने, तो 4 ये डी सही होगा इसमें। ठीक है, ये देख लिया, मून अर्थ को नेचुरल सैटेलाइट लॉन्च किया अभी जापान, इसके साथ जापान 5वां देश बन गया, और ये 5 देशों के नाम रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये कार्निवोर्स है, तो पहली स्टेटमेंट है सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट होगी, बी होगी। ठीक है, तो ये आज के डिस्कशन में इतना ही था। अगेन PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।